चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे ओलिव वर्ड का जो फ्री लाइव मॉक था 23 और 24 मार्च के लिए, उसके मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन। अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया हो तो टोटल मार्क्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं और जो भी मैथ सेक्शन में रहे हैं उनको भी आपको लिखना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, देखते हैं कैसे क्या सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल है, हमसे पूछा गया था कि एचसीएफ क्या होगा। अब देखो ऑप्शन से लेंगे और एचसीएफ होता क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 8 का देखेंगे तो यहाँ पर देखो 8 से ये कट रहा है, नहीं कटेगा तो इसको हटा दो। 6 से ये कट रहा था, 6 से भी नहीं कट रहा था, हटा दो। 4 था ऑप्शन में, 4 से ये सारे कट गए, 4 ने 36, ये भी कट गया, यानी कि आंसर 4 हो जाएगा। अगला सवाल, प्रतीक ने 16,000 की पूंजी से एक व्यवसाय शुरू किया और 4 महीने के बाद नीलम ने 12,000 की पूंजी से व्यवसाय शुरू किया। यदि 1 वर्ष के बाद प्राप्त कुल लाभ एक साथ प्रतीक और नीलम दोनों द्वारा निवेश की गई कुल धनराशि का 3/8 भाग है तो प्रतीक का हिस्सा कितना होगा। सबसे पहले रेशियो बनाएंगे तो 16 और 12 से तो हमें कोई मतलब नहीं है। 8 महीने के लिए ये करेगा, ये 12 के लिए करेगा, यानी कि 16 गुणे में 12 हो गया और ये 12 गुणे में 8 हो गया। तो ये 12 से तो 12 कैंसिल आउट हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, या तो 8 दूनी 16 कर सकते थे। 1:2 हो गया। अब ये जो टोटल हमारे पास 3 बना ना, वो इन दोनों का सम, यानी कि 16 प्लस का 12 इंटू में के कर लो। इसका 3/8 था कुल क्या, प्रॉफिट, कुल धनराशि 3/8 भाग थी। हमसे पूछा गया प्रतीक का हिस्सा, यानी कि हमें 2 बराबर निकालना था, तो ये 3 से 3 तो कट जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा, यानी कि 28/8 गुणे में हो गया 2, 2 चौकू 8 हो गया, 4 सत्ते 28, यानी कि 7K हमारा आंसर आ जाएगा। आसान था ये तो। एक व्यक्ति ने x वर्ष के लिए 13% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर इतने का निवेश किया। यदि निवेश से प्राप्त कुल ब्याज इतना है तो इतने रुपए है तो x का मान। अब देखो इस सवाल को करने के लिए सभी कर लेंगे, स्टेप से कटिंग बहुत जरूरी है। 18 से काटेंगे तो 18 पंजे 90 हो गया, अब तो 3 बचा, फिर 18 दूनी 36 हो गया, 13 चौकू 52, आंसर लगा दो। बाकी सिंपल सा फार्मूला है आपके पास, ये इसको कर लो, अपॉन में 100 हो जाएगा। ब्याज हमको मिल रहा था 93.60, बस। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, उसके अलावा भी आसान था। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस में हो गया 7 कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि 9 प्लस का 9 से 7 गया तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 11 हो गया, यानी कि 2 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 11 से 9 गया तो 2 बच गया, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो ठीक है, यहाँ पर कॉट थीटा का मान थीटा बराबर क्या रखना पड़ेगा, 45 रखोगे तभी तो बना पाएगा। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो कंडीशन, इसका तो मान आपको पता होगा कि ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस का 24 लिख सकते हैं। कॉस चेंज किसमें होता है, साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं, यानी कि साइन 24 हो गया, यानी कि ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों मिलाकर क्या बना देंगे, ये 1 बना देंगे। अब इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे कोसेक 90 माइनस का 34 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 180 माइनस का 34 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब एक चीज देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, कोसेक चेंज किसमें होता है, सेक में चेंज होता है, यानी कि ये सेक बना देगा, और 90 माइनस 34 यानी कि ये 34 वो भी प्लस का आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं, यानी कि ये सेक स्क्वायर 34 हो गया। इसको लिखेंगे tan 180 माइनस का, यानी कि देखो यहाँ तक ये 180 हो गया। अब इसी क्वाड्रेंट में रह गया, इसमें tan क्या होता है, माइनस का होता है, और 180 पर चेंज भी नहीं होता, यानी कि ये माइनस का tan 34 आ गया। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या बन गया मिलाकर, यानी कि ये बन गया सेक स्क्वायर 34 माइनस का tan स्क्वायर 34 बन गया। ये दोनों क्या बना देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हो गया, यानी कि 1 प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन में 3 हो गया, यानी कि 2 माइनस का 1 अपॉन में 3, 3 दूनी 6, 6 से 1 चला गया 5, 5/3 किए क्या बन गया, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर का समरूप है। ठीक है, एबी बराबर इतना, पीक्यू बराबर इतना, एबीसी का परिमाप इतना है, तो पीक्यूआर का परिमाप, साइड और परिमाप के साथ रेशियो क्या होता है, सिंपल होता है भाई, कोई भी स्क्वायर वगैरह रूट कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि P1 अपॉन में P2 हो गया। तो हमें 9 बराबर में दिया गया था 24, हमें 7.5 बराबर निकालना था, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9, 7.5 हो गया। इधर करेंगे ये 2.5, 25 अट्ठे 200, यानी कि 20 आंसर। अगला सवाल, क्या संख्या इतनी इतनी समानुपात में है, भाई बना के देख लो, 45/80 हो गया, 63/112 हो गया, 63/112, 7 नेम 63, 7 एकम 7 हो गया, 7 छक्के 42,
इधर करेंगे तो 5 नेम 45 हो गया, 16 पंजे 80, बिल्कुल समानुपात में है। अगला सवाल, यदि प्रत्येक गांव की जनसंख्या 48 लाख है तथा B1 B3 में पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या का अनुपात इतना है, तो B1 और B3 में पुरुषों की जनसंख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले एक बात समझो, कुछ लोग होते हैं जो कमेंट कर देते हैं या फिर डायरेक्ट मैसेज करते हैं, जो हमारे दूसरे चैनल से जुड़े हुए हैं जिसपे सभी PYQ आपके करवा दिए गए। अब एक चीज समझो, आपने जहां से कोर्स लिया 500-600 इन्वेस्ट किए ना, उसको आपने क्या किया, टाइम वेस्ट किया था क्या? यहाँ पर भी अगर बेसिक सीखोगे तो क्या मतलब निकलेगा? मॉक सॉल्यूशन देख रहे हो तो इसका मतलब आपको स्टेप से कटिंग वगैरह है, या मॉक में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, इससे रिलेटेड चीजें आपको सीखनी है, ना कि यहाँ पर बेसिक कवर करेंगे। पता लगे 1 घंटे में 25 क्वेश्चन चल रहे, आप भी लगे पड़े, पूरे दिन हम बहुत पढ़ रहे, कोई आउटपुट नहीं निकल रहा। तो ये सब ना करें, ठीक है? ये 500-600 जो किए ना, इनको बार बार रिवीजन करें। आपके सर ने सब कुछ पढ़ाया हुआ, कुछ भी उससे बाहर नहीं आने वाला, तो उसको अच्छे से कवर करें, तब ये वीडियो वगैरह देखा करें। अब देखो जो चार्ट में किया था ना, वो चिल्ड्रन का ही शो किया गया था, वो भी लाख में। अब ये भी बोल दिया कि प्रत्येक में 48 लाख टोटल जनसंख्या है प्रत्येक गांव में। हमें B1 और B3 से पंचायत थी, तो B1 और B3 में 4:5 में पुरुष और महिला थे, इसमें 3:4 में पुरुष और महिला थे। तो हमें पुरुष और महिला की जनसंख्या भी चाहिए, यानी कि 48 से हम 25.5 बच्चों की जनसंख्या हटा दें तो पुरुष और महिला की आ जाएगी। 10 से 5 गया 5, 7 से 5 गया 2, 4 से 2 गया तो 2 हो गया। इसी तरीके से हम B3 का देखेंगे, B3 में कितने थे, 20 थे, यानी कि ये 8 हो गया, 4 से 2 गया 2 हो गया, बस खत्म हो गया खेल। यहाँ पर देखो ये टोटल तो 9 थे, 9 में से 4 लोग पुरुष थे, हमें पुरुष का ही सम चाहिए, तो हम उसी पर काम करेंगे। ये गुणे में 4 हो गया, ये टोटल कितना था, 7 था, 7 था और 3 पुरुष थे। तो इधर करेंगे 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, 25 चौकू 100, इधर 10 आ गया, 7 चौक 28 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास 22। ठीक है, अब हमें लाख से तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में भी ऐसा नहीं दिया था, इसलिए लाख को हमने यूज नहीं किया। अगला सवाल, रिया लीना की आयु से आधी है, यानी कि रिया और लीना की आयु से आधी है। 9 वर्ष पहले लीना और रिया की आयु का अनुपात इतना था, यानी कि लीना और रिया, ये इस तरीके से लिखो। 9 वर्ष पहले की बात कर रहा था, हम 18 जोड़ देंगे, प्रेजेंट आ जाएगा, क्योंकि हमसे वर्तमान का ही पूछा है लीना का। यानी कि 3 बराबर में कितना हो गया, 8 4 12, हाथ से लगा 1 हो गया, 6 1 7 हो गया, यानी कि हमें निकालना है किसका, लीना का, 2 बराबर में। तो ये हो गया 24 तिया 72, इसको गुणा कर देंगे 24 दूनी 48, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, इसमें हम क्या करते हैं, हम C बराबर 0 पुट कर देते हैं। तो देखो A बराबर में B प्लस का 4 बचा है, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं A माइनस का B बराबर में 4। दूसरी कंडीशन में C 0 हो गया तो AB बराबर में -1 हो गया, और हमें निकालना A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, जो क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस में 2AB हो जाएगा। ठीक है, इससे हमें डायरेक्ट इस पर आ गए भाई, स्क्वायर करके। तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो गया, 16 माइनस का 2, यानी कि ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 14। अगला सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या इतनी है, चाप वृत्त के केंद्र पर इतने डिग्री का कोण बनाता है, तो चाप की लंबाई, बहुत आसान है, फार्मूला है 2πr थीटा अपॉन में 360, इसी का मान रख दो। 2 गुणे में 22/7 हो गया, और इंटू में r का मान 10.5 हो गया, गुणे में 48/360 हो गया, तो 12 चौक 48 हो गया, 12 तिया 36 हो गया। फिर इधर करेंगे 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105, पॉइंट हटाए, एक जीरो नीचे आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, इधर कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 22 चौक 88, यानी कि 8.8 आंसर। आसान था ये तो। इसमें क्या कह रहा था, कह रहा था प्रत्येक आरेख का सुपरमार्केट में मौजूद विभिन्न फलों को दर्शाता है। ठीक है, ये यदि प्रत्येक फल की 25% मात्रा सड़ी हुई है और आड़ू की कुल मात्रा 44 kg है, तो सुपर मार्केट में सड़े हुए संतरों की मात्रा बतानी है। तो सबसे पहली बात तो देखो, आड़ू यानी कि पीच बोलते हैं, यानी कि 11 का मान हमें 44 दिया गया था, हमें संतरे का चाहिए था, यानी कि ऑरेंज का हम देखेंगे तो 36। तो ये तो हमारे टोटल सही वाले आ गए, यानी कि सही भी है इसमें, खराब भी है संतरे। हमें 25% इसका निकाल देंगे तो सड़े हुए मिल जाएंगे, 25 चौकू 100 हो गया, 4 नेम 36 हो गया, यानी कि 9 चौक 36 kg हमारा आंसर। अगला सवाल, कह रहा था इसके प्रसार में x का गुणांक 22 है। ठीक है, 5/9 प्लस का 1 का हमें मान निकालना है। अब हमें एक चीज समझो, कहीं ना कहीं हमें x का, यानी कि कुछ लिखा होगा जैसे 3 6 8 5 और x लिखा होगा, इसके साथ जो भी लिखा होगा वो 22 का मान होगा। अब ये होल क्यूब है, तो पहली कंडीशन देखो, होल क्यूब खोलेंगे तो a क्यूब b क्यूब माइनस का 3abc
और ब्रैकेट में a माइनस का भी आएगा, यहाँ पर a भी लिखो। अब अगर मान लो हम b की जगह 1 लिख लें, b की जगह 1 लिख लें, b की जगह 1 लिख लें, तो हमें a के मान यहाँ से मिलेगा केवल, यानी कि केवल a का, स्क्वायर और क्यूब का नहीं, केवल यहीं से में तो मिलेगा, इसके मल्टीपल में कुछ होगा यानी कि 3a होगा। तो यहाँ से y का मान 3 हो जाएगा। तो हम इसी पर काम कर लेते हैं ना, 3 इंटू में 6x इंटू में 5, और ये माइनस का फार्मूला माइनस में ब्रैकेट में 6x माइनस का 5 हो गया, यानी कि 6 18 18 पंजे 90 9 15 45 450, और ये माइनस और माइनस क्या बना देगा प्लस का, और ये इंटू में x, तो x बराबर ये हो गया, यानी कि y बराबर सॉरी x का कोफिशिएंट 450, तो y बराबर में इतना हो जाएगा। तो हमने पूरा फार्मूला नहीं खोला, जितनी जरूरत थी हमने उतना ही काम किया, ठीक है। तो 5 गुणे में 450 बटे में हो गया हमारे पास 9, 9 पन्ना 45 यानी कि 250, और प्लस का 1 और था यानी कि 251 आंसर। अगला सवाल, 3 बर्तन एबीसी इतने इतने अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण था। एबीसी क्रमशः 12 30 36 मिश्रण को निकालकर दूसरे बर्तन डी में डाला जाता है, तो बर्तन डी में दूध की मात्रा हमसे पूछी थी, केवल दूध, यानी कि पहली कंडीशन वाले मान पूछे थे। तो एक चीज देखो, इनका अगर हम देखें, दोनों का सम 4, इन दोनों का सम 5, ये लिखना नहीं था जितना मैं अभी लिख रहा हूँ। आपको कितना लिखना था? आपको लिखना था 4 बराबर में 12, वो भी 3 गुना हो गया, और 3 गुणे में 3 9 लिख लेना था। देखो 4 बराबर 12, 3 गुणे में 9 यानी कि 9 हो गया, 4 1 5, 5 छक्का 30, 6 चौक 24 हो गया, 5 1 6, 6 रंग 36, 6 पंजे 30 हो गया, 9 4 13, 3 2 5 1 6, आंसर आ गया 63। बस इतना ही काम करना होता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जितना आप दिमाग कम यूज करोगे, यानी कि इजी वे में यूज करोगे, उतना दिमाग थकेगा कम, और उतने ज़्यादा पेपर आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर 4 बराबर में 12, तो गुणे में 3 करेंगे तो ये 9 आ गया। यहाँ पर 5 बराबर में 30, तो गुणे में हम 4 कर देंगे 24 आ गया। यहाँ पर 6 बराबर में 36, और हम निकाल लेंगे 5 बराबर, तो 30 आ गया। इनको सबको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 63। अगला सवाल, किसी समबाहुभुज के बाहरी और आंतरिक कोण का अनुपात इतना है, तो बहुभुज में भुजाओं और शीर्षों की संख्या कितनी होगी? अब एक चीज समझो, अगर ये बना हुआ कुछ भी, ये आंतरिक कोण हो गया, ये बाह्य कोण हो गया, इनका सम 180, यानी कि 18 बराबर हमें क्या दिया था? 180 दिया था, यानी कि 1 बराबर में 10 हो गया, यानी कि ये बाहरी एंगल आ गया। अगर हमें ये पता हो कि एक्सटीरियर एंगल क्या हो, एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता? 360 बटे में एन, एन क्या होता? भुजाओं की संख्या, जो भी बहुभुज हो वहां पर। तो हमें ये 10 पता लग गया, 360 बटे में एन कर देंगे, यानी कि एन बराबर क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अगला सवाल, एक चादर के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अंतर हमें 345 दिया गया। यदि दुकानदार ने चादर बेचते समय 23% का लाभ कमाया, तो क्रमशः चादर का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या होगा? भाई देखो, सबसे पहले ऑप्शन देखो, हमें किसमें सेम नहीं दिया गया था। हमें देखो इसमें सेम नहीं दिया गया था, इसमें 2 और 2 ये सेम दिए गए थे। इसका मतलब हमें केवल एसपी पर काम करना है, बात खत्म। और ये जो दिया गया था ना, वो क्या दिया गया था? वो ये प्रॉफिट दिया गया था। भाई एसपी से जब हम सीपी माइनस कर देते तो क्या आता है? प्रॉफिट आता है निकल के। अब अगर मान लो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 था, एसपी हमारे पास 123 था, तो प्रॉफिट के 23% हो गया। इसी का मान 345 दिया गया था, हम 123 बराबर निकाल लेंगे। तो 23 एकम 23 हो गया, बचा 11, 23 पंजे 115 गुणे में 123 कर दो, 15 तिया 45 हो गया, 15 दूनी 30 और 4 34 हो गया, और 15 एकम 15 3 18 हो गया। आंसर आ गया 1845। अगर पेन से सीपी भी निकालना होता 100 बराबर निकाल लेते। अगला सवाल, 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल और सभी विषम संख्याओं का योगफल क्रमशः बाई और जेड के रूप में दर्शाया जाता है। बाई और जेड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं हो सकता? तो देखो, हमसे अंतर शून्य और बाई और जेड दोनों 100 के गुणज होंगे। तो सबसे पहले देखो 1 3 5 इस तरीके से चले गए होंगे हम 99 तक, फिर 2 ये हो गया 2 4 6 इस तरीके से हम 100 तक। ये हमारे हो गए ऑड नंबर, ये हो गए हमारे इवन नंबर। ऑड नंबर का सम क्या होता है? एन स्क्वायर होता है, और हमारे इवन नंबर का सम होता है एन एन प्लस का 1 होता है। अब एक चीज बताओ, हमारे पास 100 तक चाहिए था, यानी कि 50 यहाँ पर भी होंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 50 का स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा? 50 और 50 प्लस का 1 हो गया। ये देखो सम करेंगे, ये 2500 हो गया, और यहाँ पर करेंगे 50 गुणे में 51, तो 0 तो होगा नहीं होगा ना, यानी कि ये पूछा गया सत्य नहीं है, तो पहला वाला तो सत्य हो गया, ये अंतर इनका शून्य नहीं होगा। फिर कह रहा था बाई और जेड दोनों 100 के गुणज हैं। भाई देखो, ये तो 100 का गुणज है, लेकिन ये 100 का गुणज है? बिल्कुल नहीं है। ये हो जाएगा 5 एकम 5 पचम 25,
यानी कि 2550 हो गया। तो ये भी आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि हमारे एक और दोनों सही थे, क्योंकि यहाँ पर जो हमसे मेन चीज पूछी गई थी ना, वो ये थी कि नहीं है, सत्य नहीं है, यानी कि दोनों सत्य नहीं थे। ठीक है, अगला सवाल। जून महीने में कंपनी का व्यय इतना था, जिसमें से उसने इतने श्रम लागत पर खर्च किए, इतने कच्चे माल पर और इतने विपणन लागत पर तथा शेष कार्यालय किराए पर खर्च किए। कह रहा है जून महीने में एक कंपनी का व्यय इतना है, जिसमें से उसने इतने इतने श्रम लागत पर खर्च किए थे और इतने कच्चे माल पर, इतने विपणन लागत पर, शेष कार्यालय के किराए पर खर्च किया। तो व्यय का कितना % हिस्सा कार्यालय के किराए पर खर्च किया जाता है। अब सबसे पहले देखो, जीरो सबसे कम कितने हैं, 2 जीरो है ना सबसे कम, तो यहाँ पर भी 2 जीरो है, यानी कि 2 जीरो हम सभी में छोड़ देते हैं। तो ये 4600 तो टोटल हो गया, 18 4 40 ये एक हो गया, 13 57 एक खर्चा हो गया, और 64 और ये हो जाएगा 644 ये एक खर्चा हो गया। 7 4 11 हासिल लगा एक, 5 5 5 10 4 14 हासिल लगा एक, 9 9 3 12 और 6 18 हो गया, और हासिल लगा एक 2 और 1 3 हो गया। यानी कि इतना खर्चा कर दिया इसमें से, यानी कि बचा कितना है, 10 से 1 गया तो 9 बच गया, 9 से 4 गया तो 5 बच गया, 15 से 8 गया तो 7 बच गया। यानी कि इतना खर्चा किस पर हुआ है, किराए पर। यही पूछ रहा था, हाँ ठीक है। 759 का खर्चा हुआ है, और किस में हुआ है, 4600 पर। गुणे में कर देंगे 100, यानी कि 0 से 0 हो गया, 23 दूनी 46, 23 तिया 69 हो गया, यानी कि 6 बचा, फिर 23 तिया 69, यानी कि यहाँ पर 16 दूनी 32, 16.5% आंसर। अगला सवाल। 18% प्रतिवर्ष की दर से 32 महीने में 36,000 का परसेंटेज मतलब ब्याज बताना। बहुत आसान है भाई, 18 आया, 12 से भाग करना पड़ेगा, तो 12 तिया 36 हो गया, 18 दूनी 36 और 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 18 छक्का 108, 8 एक ही मारा, तो आंसर लगा दो भाई। मैंने क्या किया, 18 गुणे में 32 और बटे में यहाँ पर हो गया 12 महीने की वजह से, और 36 लिख लिया, बस इतने ही क्या कैलकुलेशन की, अपॉन में 100 वगैरह कुछ नहीं किया। ये कर लिया, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, गुणे में 18, 18 छक्का 108 यूनिट डिजिट। एक तो देखो जीरो आएगा क्या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, 8 हमको चाहिए, तो एक ही जगह तो मिल रहा था, बाकी और कर लो। 18 ने में 162 हो गया, और 10 जोड़ देंगे तो 172, बस 17 28 कहीं लिखा होगा। अगला सवाल। जमीन के एक बिंदु जो सीढ़ी के आधार से 10 मीटर की दूरी पर है, वहां से सीढ़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी की ऊंचाई बतानी है भाई। देखो ये सीढ़ी रही, ये यहाँ पर रहा, ये रहा भाई 10, ये 60 कोण बना रहा होगा, तो भैया ये √3 पर जाएंगे, सॉरी 30 वाले पे जाएंगे तो 10 √3 हो जाएगा। ये सभी को रेशियो याद होना चाहिए। देखो ये हो गया 60, ये हो गया 30, ठीक है। अगर ये मान लो 1 है तो ये √3 होगा, ये 2 होगा। हमेशा ध्यान रखो 3 है, 3 के पास में 3 आएगा, √3 हो गया। इस तरीके से कुछ ना कुछ जुगाड़ बना लिया करो, जिससे रेशियो आसानी से याद रहे। वैसे प्रैक्टिस ज्यादा करोगी तो ये कुछ नहीं याद करना पड़ता, ट्रिक वगैरह नहीं बनानी पड़ती, अपने आप से हो जाता है। अगला सवाल। अब इस सवाल में देखो आसान है, अगर आप कैलकुलेशन थोड़ा माइंड में करेंगे। देखो ये बनेगा जाके नीचे √5 माइनस का √3 और √5 प्लस का √3 और ऊपर होल स्क्वायर, तो a माइनस बी और ये a प्लस बी समथिंग कुछ बना होगा जाके, यानी कि 5 से 3 गया, 2 नीचे बनेगा, ऊपर होल स्क्वायर करोगे तो 8 हो गया, 2 रूट में 15 हो गया, यानी कि ये 4 प्लस में √15 हो गया। आंसर आ गया a बराबर 4 b बराबर 1। ये दिमाग में कैलकुलेशन चल रही, बाकी तो आसान है, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रैक्टिस करो कि आपको लिखना कम पड़े। ये √5 प्लस का √3 हो गया, अपॉन में √5 प्लस का √3 हो गया, तो होल स्क्वायर यानी कि 8 प्लस का 2 √15 हो गया, बटे में 2 हो जाएगा, बराबर में हो गया a प्लस का b √15। ये कैंसिल आउट हो गया, 2 चौकू 8, 2 एकम 2, यानी कि 1 4 प्लस का और √15 बराबर में हो गया a प्लस का b √15 हो गया। कंपेयर कर देंगे तो ये रूट वाला हो गया, यानी कि √15 के मल्टीपल में 1 है तो b बराबर 1, a बराबर 4। अगला सवाल। अब इस सवाल को देखो, अगर हिंदी से ही देखे होगे तब तो गलत हो गया होगा, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में कुछ अलग दे रखा है, ठीक है। अब क्या ही कर सकते हैं, अब 1 की पावर कुछ भी कर लो, तो पावर में 1 की पावर कुछ भी करते चलो बन ही आएगा। 3 की पावर 7, देखो 3 की रिपीटेशन होती है 4 के बाद, जैसे 3 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3, 3 त्रिका 9 3 27 3 81। अब इसके बाद अगर 3 का गुणा करोगे ना, फिर 3 से 3 रिपीट होगा, यानी कि 7 लिखा है ना, 7 में हम 4 से डिवाइड करते हैं तो पावर 3 आया, यानी कि हमें 3 की पावर 3 से यूनिट डिजिट मिलेगी। आज इसी तरीके से 5 की पावर कुछ भी चले जाओ तो 5 की पावर में 5 ही आएगा, चाहे कितनी भी पावर कर दो। तो ये 3 त्रिका 9 3 27 हो गया, प्लस का 5 हो गया, प्लस का 1 हो गया, 7 5 12 1 13, यानी कि यूनिट डिजिट क्या मिला, 3 मिला। आंसर लगा दो। इंग्लिश के लिए भाई सब कुछ ठीक है, हिंदी के लिए कोई सोचता ही नहीं है, क्या करोगे। चलो फिर
यदि 18 पुरुष या 30 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, 21 पुरुष और 10 महिलाएं समान काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? देखो कैसे करोगे, सभी लोग कर लेंगे लेकिन आप जल्दी कैसे करोगे? 15 हो गया, 21 गुणे में पुरुष का यानी कि 30 प्लस का 10 गुणे में 18, बस यहां से सोचना था आपको। 6 पंजे 30 हो गया, 6 तियां 18 हो गया, इधर करेंगे 6 पंजे 30 हो गया। अब 21 पंजे 105, 10 तियां 30 हो गया, यानी कि इसका मतलब हो गया 18 पंजे 90 गुणे में 15 बटे में हो गया हमारे पास 5 3 1, तो यहाँ पर 15 ने में 135 यानी कि 10 आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना? देखो कह रहा है 18 पुरुष बराबर में 30 महिलाएं बोला है, तो हमने डायरेक्ट पुरुष की इफिशियंसी ये मान ली, महिला की इफिशियंसी ये मान ली। अब पुरुष 18 थे और इफिशियंसी पुरुष की 30 हो गई, गुणे में 15, ये टोटल वर्क आ गया। और इसी तरीके से हमने टोटल क्या किया, 21 पुरुष थे, पुरुष की इफिशियंसी 30, 15 और 10 महिलाएं थी, महिलाओं की इफिशियंसी 18, ये इससे हमें भाग करना था। तो आपको क्या करना है भाई, अपने हिसाब से सोच के चलना है, जितनी कैलकुलेशन आप दिमाग में कर लेंगे उतना आसान रहेगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जैसे ही आपने इतना पढ़ा तुरंत लास्ट में देख लिया करो औसत चाल, दिमाग रिलैक्स में हो जाएगा कि एवरेज स्पीड का सिंपल सा एक फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, ये सब चीजें कैसे आएंगी, प्रैक्टिस से। फिर बी से सी तक इतनी की चाल से, सी से डी तक इतनी की चाल से, करा ए और बी के बीच की दूरी और बराबर में 2 गुणे में बी प्लस सी के बीच की दूरी, तो सी और डी के बीच की दूरी 1/2 है। अब देखो देखो लिख के ही दिखा देते, नहीं तो बराबर में 4 या 1 कुछ भी जो मानना चाहते हो मान के आप कर सकते हो। जैसे ए प्लस बी के बीच की दूरी बराबर में 2 इंटू में बी प्लस सी के बीच की दूरी बराबर में सी प्लस डी का अपॉन में 2 के, हमने मान लिया इन सबके बराबर कुछ भी 1 2 3 4 जो कैलकुलेशन आसान हो। हम 4 इसलिए मानेंगे क्योंकि हमें 2 से डिवाइड करना है, तो हम 4 मान लेते हैं। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। सी प्लस डी बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। ये तो डिस्टेंस आई। अब फार्मूला हमें क्या पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, 4 2 6 और 4 2 6 8 से 14 हो गई, यानी कि डिस्टेंस 14 ही होगी। टाइम कैसे निकालोगे, स्पीड से भाग करके, यानी कि 4/10 हो गया, और इधर करेंगे 2/8 हो गया, इधर करेंगे तो 8/6 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 2 चौकू 8 हो गया, 2 चौकू 8 2 तियां 6 हो गया। एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ जाएगा, 12 दूनी 24, 15 चौकू 60, 20 तियां 60 हो गया। यानी कि यहाँ से जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो गया, और 2 1 3 8 3 11, 119 बटे में 60 हो गया, यानी 119 और 60 ऊपर चला जाएगा। तो 7 दूनी 14, 17 7 119 हो गया, यानी कि 120 आ रहा है, यानी कि 17 7 119, 7 से 1 बटे में 17 हमारा आंसर। सिंपल था ना? कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी, जितना आपका दिमाग शांति से सोच के चलोगे, उतनी जल्दी क्वेश्चन कर लोगे। हड़बड़ी में सवाल गलत होते हैं, सही नहीं होते हैं। कह रहा था एक प्रिज्म का आधार इतनी भुजा वाला एक वर्ग है, यदि प्रिज्म का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो प्रिज्म की ऊंचाई और वर्ग की भुजा के बीच अंतर कितना होगा। देखो कुल मिलाकर हमें प्रिज्म की ऊंचाई निकालनी। जैसे ही प्रिज्म आपको दिखे तुरंत सिलेंडर पे पहुंचो। सिलेंडर का अगर देखें तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr होता है, यही तो होता है। तो एक चीज बताओ, ये 2πr सिलेंडर में क्या होता है, आधार की परिधि, यानी कि आधार की परिधि परिधि इनटू में हाइट बराबर में ये किसका हो गया, ये प्रिज्म का हो गया फार्मूला, बराबर में 126 दिया था, तो 4 गुणे में 4.5 इंटू में h बराबर में 126 हो गया। 4 पंजे 20, 4 चौकू 16 हो गया, 16 और 2 18, 18 सत्ते 126, 7 आ गया, बस खत्म हो गया। 7 माइनस का 4.5, नहीं कि 7 से 5 गया 2, 2.5 आंसर। बस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, बाकी फार्मूले वगैरह तो याद होने ही चाहिए। चलिए फिर ये आपके थे टोटल 25 क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको सोल्यूशन कैसा लगा। और ये एक चीज़ मान के चलो, यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना कि आपकी पूरा बेसिक से जाने की कोशिश करेंगे। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए था। और एक चीज़ ध्यान रखना, टाइम सेव बच रहा हो तब तो आपको पूरा वीडियो नहीं देखना, जो नहीं आता वही देख लो। अगर टाइम सेव नहीं बच रहा है तो आपको पूरा वीडियो देखना है। हो सकता है कि आपका करने का तरीका लेंदी हो, जरूरी नहीं है, मेरा भी लेंदी हो सकता है। अगर मेरा लेंदी लगे तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 9919293977, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर या भैया आपने ऐसा कर दिया और मेरा ऐसा है सोल्यूशन। ठीक है, तो वो भी आगे से वीडियो में अप्लाई किया जाएगा। बाकी कोई सजेशन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।